हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक चैप्टर है अध्याय 4 समतल में गति, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ राशियां यानी कि वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का अध्याय 4 जो समतल में गति के नाम से है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में यानी सदिश राशियों के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है? तो हमको आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होता है, सदिश राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन होगा। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी भौतिक राशियां वेक्टर होती हैं, कौन सी भौतिक राशियां वेक्टर नहीं होती हैं, वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए, किस नियमों का वो पालन करती हैं। ठीक है ना। तो आज आइए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशियां जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं अदिश राशियां और एक को कहते हैं सदिश राशियां। तो हम इसमें जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, यानी कि जो चैप्टर का जो आगे हम लोग जब जैसे जैसे बढ़ेंगे वो वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ एक जुड़ा है कि अदिश राशियां किसे कहते हैं। उसके बाद आएगा वेक्टर और वहीं से वेक्टर के बारे में विस्तार से शुरुआत होगी। ठीक है ना। वेक्टर जिसको हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं और अदिश राशियां मतलब उसको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। देखिए, भौतिकी में यानी कोई भी भौतिक राशि जो होती है के परिमाण को अगर हमें व्यक्त करना होता है, कोई भी भौतिक राशि का अगर हमें मैग्नीट्यूड व्यक्त करना होता है तो हमें आंकिक मान की ज़रूरत होती है और मात्रक की ज़रूरत होती है। तो इसमें कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो परिमाण से ही संतुष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड से ही वो उनका पूरा कथन पूरा हो जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है कथन। जैसे कहा जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, या मुझे 2 kg चीनी की बात करें, अगर मैं बाज़ार जाता हूँ और मैं दुकानदार से मांगता हूँ भाई मुझे 2 kg जो है चीनी दे दीजिए, वहीं उसका कथन पूरा हो गया। अगर बाज़ार में जाता हूँ कि भाई मुझे 5 kg आटा दे दीजिए, 5 किलो आटा दे दीजिए, तो वहीं उसका कथन पूरा हो गया। जैसे कहा जाए कि दो शहरों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तो दो शहरों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तो किलोमीटर कह देने से, दूरी बता देने से ही उसका कथन वहाँ पे पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। जैसे किसी वस्तु का टेम्परेचर कह दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी पानी का टेम्परेचर जब खोलता है तो उस समय उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पर उसका कथन पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण बता देने से ही भौतिक राशियां जो है कंप्लीट हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती है, उसे और किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि साथ में उसका यूनिट बताना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो भौतिक राशियों में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर किसी परिमाण को व्यक्त करना है तो आंकिक मान जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं उसके साथ यूनिट जुड़ा होता है। तो कुछ भौतिक राशियां हैं जो परिमाण बता देने से ही पूरा हो जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ भौतिक राशियां हैं जिनको परिमाण बता देने से, उसका मात्रक बता देने से ही वो कंप्लीट नहीं होती हैं, यानी कि उसका जो कहने का तात्पर्य ये होता है कि वो अधूरी अधूरी सी लगती हैं, यानी कि उनकी कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे सपोज करिए कि अगर मुझसे कहा जाए या किसी से कहा जाए कि किसी वस्तु को आप 10 मीटर विस्थापित करिए, तो अब ये प्रश्न उठता है कि 10 मीटर हम विस्थापित करेंगे तो ये प्रश्न उठता है कि उसे हम किस दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शन तो है जितनी भी दिशाएं, हम 10 मीटर जो है पूरब विस्थापित कर सकते हैं, 10 मीटर दक्षिण विस्थापित कर सकते हैं, 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर पश्चिम, तो हम किधर भी विस्थापित कर सकते हैं। अगर हमको इतना कहा जाए कि किसी वस्तु को आप 10 मीटर विस्थापित करिए तो ये अधूरा है। उसके साथ अगर ये जोड़ के कहा जाए कि उस वस्तु को 10 मीटर पूरब विस्थापित करिए तो कंप्लीट कथन है। तब हम अब उस वस्तु को 10 मीटर पूरब, नहीं तो हमारे पास अधूरा हम विस्थापित करें तो किधर करें। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये कहा जाए कि सपोज करिए कि मेरा जो घर है वो मतलब आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर कहा जाए
कि हमें आजमगढ़ से इलाहाबाद जाना है। आजमगढ़ से अगर इलाहाबाद जाना हो और आजमगढ़ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, सपोज करिए 150 किलोमीटर। आजमगढ़ से इलाहाबाद की दूरी जो है मान लीजिए 150 किलोमीटर है। किसी व्यक्ति से हमने बता दिया कि भाई देखिए, वो कहा कि हमको भाई इलाहाबाद जाना है, तो हमने कह दिया ठीक है, इलाहाबाद जो है आजमगढ़ से 150 किलोमीटर है। तो क्या व्यक्ति जो है वो इलाहाबाद पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि आप आजमगढ़ से 150 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जब तक उसको साथ में ये दिशा नहीं बताई जाएगी कि भैया आजमगढ़ से 150 किलोमीटर इलाहाबाद तो है, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तब इलाहाबाद पहुंचेंगे। पता चला कि वो 150 किलोमीटर दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इलाहाबाद की आजमगढ़ की दूरी बताने के साथ साथ उस व्यक्ति को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाओगे तब इलाहाबाद पहुंचोगे। ठीक है ना? तो कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दिशा बता देने से ही कंप्लीट होती हैं। सपोज करिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये सपोज करिए कोई वस्तु है और मैं इस पर कहूं कि 5 न्यूटन का बल लगाना है। जैसे सपोज करिए कोई वस्तु है और इस पर 5 न्यूटन का बल लगाने के लिए कहा जाए या बल लगाया जाता है, तो आप बताइए कि वस्तु किस डायरेक्शन में जाएगी? तो आप बता ही नहीं सकते। अगर इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो आप बता सकते हैं कि वस्तु किस डायरेक्शन में जाएगी? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा नहीं गया है, ये कथन अधूरा है। ये कहा नहीं गया है कि भाई बल तो लगाना है, लेकिन इस वस्तु पर बल किस दिशा में लगाना है। तो जब तक वस्तु पर यह न बताया जाए कि बल इस डायरेक्शन में लगाना है, तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि वस्तु किस दिशा में जाएगी। जब अगर आप बता दिए कि भाई वस्तु पे बल को पूर्व की दिशा में लगाना है या पश्चिम की दिशा में लगाना है, उत्तर की दिशा में लगाना, दक्षिण की दिशा में लगाना है, तब आराम से आप बता सकते हैं कि वस्तु उधर ही जाएगी जिस दिशा में बल को लगाया जाता है। सिर्फ बल बता देना ही वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसमें परिमाण बताने के साथ साथ हमको दिशा भी बताना आवश्यक होता है, तभी उसका कथन पूर्णतः कंप्लीट होता है, एक तरह से कंप्लीट कथन होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ भौतिक राशियां हैं जो परिमाण से ही कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हीं को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और कुछ भौतिक राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ उनको दिशा भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो कंप्लीट होती हैं, उन्हीं को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, यानी कि जिसमें दिशा भी होती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहले अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं, क्या क्या आता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बता देना, उसमें कोई दिशा की जरूरत। समय पूछ लिया जाए भाई कितना समय हो रहा है, उसमें डायरेक्शन की कहाँ जरूरत होती है, वो अपने आप में कंप्लीट कथन हो गया। तापमान, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये जितनी भी चीजें हैं इनमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता है और ये अदिश राशि में कहलाती हैं। और इनको साधारण बीजगणितीय ढंग से, बीजगणितीय ढंग से का मतलब है चिन्ह सहित जोड़ा घटाया जा सकता है, प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ढंग से इनको जोड़ा, साधारण बीजगणितीय ढंग से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? इसमें डायरेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि +4 है, -3 है, उसको जोड़ना है तो इस पर रिजल्ट आ जाएगा +1 आ जाएगा। मतलब साधारण बीजगणितीय ढंग का मतलब है कि चिन्ह सहित, जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना हो सकता है, उस ढंग से इनको जोड़ा घटाया जा सकता है। दूसरी बात आती है सदिश, जिसको वेक्टर्स कहते हैं। सदिश राशियां मतलब वेक्टर्स क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में जो गति वाला चैप्टर है उसको हमने छोड़ के आगे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना जानकारी को उसको आप जानकारी नहीं कर पाएंगे। त्वरण, बल इत्यादि सभी सदिश राशियां हैं जो
ठीक है ना, इत्यादि सभी सदिश राशियां वेक्टर गणित के नियमों का पालन करती हैं। इन्हें साधारण बीजगणितीय ढंग से जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। एक गणित का ये फॉलो करेंगी जिसको हम लोग वेक्टर गणित कहते हैं, सदिश नियम कहते हैं। एक सदिश नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी सदिश राशियां होती हैं वो सदिश नियमों का पालन करती हैं। अगर वो सदिश नियमों का पालन करती हैं तभी वो सदिश राशियां कहलाएंगी। अगर सदिश नियमों का पालन नहीं करती हैं तो वो सदिश राशियां नहीं कहलाएंगी। ठीक है ना, ये कुछ सदिश गणित यानी एक अलग गणित है जो बीज गणित से हट करके गणित है, उसके नियमों का इनको पालन करना अनिवार्य है। इनको पालन करना ये अनिवार्य है। यानी कि ये जब तक सदिश वेक्टर राशियों यानी कि वेक्टर गणित के नियमों का, सदिश के नियमों का, सदिश गणित के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको हम लोग वेक्टर राशि यानी नहीं कह सकते। तो इसमें हमने जितना उदाहरण लिया, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, ये सब वेक्टर के नियमों का पालन करती हैं, इसीलिए इनको सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है ना। परंतु कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं, देखिए वेक्टर के नियम का पालन करना ये अनिवार्य शर्त है सदिश राशि होने के लिए। वेक्टर के नियमों का पालन करना ये अनिवार्य शर्त है, कंडीशन है किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए। देखिए कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो परिमाण भी रखती हैं और दिशा भी रखती हैं। परिमाण और दिशा रखते हुए भी वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग सदिश राशि नहीं कहते हैं। उन्हें अदिश राशि के श्रेणी में रखा जाता है, या एक और राशि होती है जिसको हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं, उसके श्रेणी में रखा जाता है, जिसका सिंपल उदाहरण है विद्युत धारा। ठीक है ना, जिसका सिंपल उदाहरण क्या है, विद्युत धारा। तो आइए कुछ बातें हैं जो नोट के रूप में हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य वही हमने बताया था कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जो परिमाण भी रखती हैं, डायरेक्शन भी रखती हैं, फिर भी वो सदिश राशियों के श्रेणी में नहीं आती हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं कि वो सदिश नियमों का, वेक्टर नियमों का यानी वेक्टर गणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, वो है विद्युत धारा। ठीक है ना। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य में हमने पहला नोट ये लिखा है कि यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा रखती हो, अगर कोई भौतिक राशि परिमाण के साथ साथ दिशा रखती है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सदिश राशि हो। किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए सदिश नियमों का पालन करना अनिवार्य शर्त है। ये बात याद रखें, सदिश नियमों का पालन करना अनिवार्य शर्त है। जैसे एग्जाम्पल में विद्युत धारा परिमाण और दिशा रखते हुए भी अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कि इसको हम एक श्रेणी में और रखते हैं जिसको हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको सदिश मान के चलेंगे। देखिए कि ये दिशा और परिमाण दोनों रखते हुए भी ये सदिश राशि के श्रेणी में इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। हमने दो एग्जाम्पल लिया है कि देखिए एक करंट जो है 3 एम्पियर इस डायरेक्शन से आ रही है और 2 एम्पियर एक डायरेक्शन से आ रही है और दोनों के बीच का एंगल सपोज करिए 30 डिग्री है, तो ये सिंपल मिलकर के 5 डिग्री हो जाती है। वहीं हमने देखा कि एक 3 एम्पियर की डायरेक्शन जो है और 2 एम्पियर की डायरेक्शन के बीच का 60 अंश कोण कर दिया, फिर भी हमने देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट वो 5 एम्पियर होता है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं कर रही है। और हमने यहाँ पर देखा कि 3 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में आ रही है और 2 एम्पियर करंट यानी परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है, फिर भी हमने देखा कि ये जो रिजल्टेंट हुआ वो 5 एम्पियर है। जबकि यहाँ तीनों जगह हमने 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच का एंगल हमने चेंज कर दिया, क्योंकि जो वेक्टर नियम होता है, जो वेक्टर गणित होता है,
वो एंगल पर डिपेंड करता है, यानी कि दो वेक्टरों के बीच यानी दो सदिशों के बीच का एंगल अगर बदल जाए तो उसका रिजल्टेंट बदल जाता है। एंगल अगर बदल जाए तो उसका रिजल्टेंट बदल जाता है, लेकिन हमने यहाँ तीनों केस में देखा कि रिजल्टेंट एक ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर नियम का पालन नहीं कर रही है। सपोज यही अगर हम कह दें विस्थापन वो वेक्टर नियम का पालन करता है, विस्थापन को हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला, ठीक है ना, और 4 मीटर इस डायरेक्शन में चला। तो अगर हम दूरी की बात करें जो अदिश राशि, तो हम बता सकते हैं कि कुल कितना चला। तो सिंपल इसको बीजगणित से जोड़ सकते हैं, 4 3 7 मीटर चला। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो होता है वो होता है कि गतिशील वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और उसकी अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था ये है उसकी और अंतिम अवस्था ये है, इनके बीच की जो न्यूनतम लंबवत दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। तो देखिए विस्थापन ये होता है, तो ये है 90 डिग्री दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो। अभी हम बताएंगे कि कैसे निकालते हैं दो वेक्टरों के बीच का एंगल। तो अगर देखा जाए तो दूरी 7 मीटर हो गई, लेकिन विस्थापन 7 नहीं होगा। विस्थापन क्या होगा, सिंपल पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। ये आधार है, ये लंब है, कर्ण अगर निकालते हैं तो कितना आता है 5 मीटर। वो 5 क्यों आया, क्योंकि विस्थापन जो है वेक्टर नियमों का पालन करता है और हमने वेक्टर नियम लगा करके इसको निकाला तो ये 5 मीटर आता है। यानी कि वेक्टर जो एडिशन होता है, जो लॉ ऑफ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन होता है या पैरेललोग्राम का नियम है, उसका ये पालन करती हैं जितनी भी भौतिक राशियां हैं। तो वो हम डिटेल में तो वही पढ़ने वाले हैं आगे कि वे वेक्टर लॉ कौन होते हैं, ठीक है ना, जो कि सदिश राशियां होती हैं, जो कि वेक्टर बहुत सारे एडिशन का पालन करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती हैं, ठीक है ना, तब उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। वो धीरे धीरे आगे आ रहा है, ये एक सिंपल जानकारी है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं, यानी हम लोग जिसको प्रदिश राशि कहते हैं, टेंसर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सा उसकी जानकारी है, इसका डिटेल आपको बहुत हायर क्लासों में यानी एमएससी में पढ़ाया जाता है। टेंसर के बारे में डिटेल में जो है एमएससी में पढ़ाया जाता है। मास्टर डिग्री आप जब लेने जाएंगे भौतिक विज्ञान में तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी। ऐसी भौतिक राशि जो परिमाण और दिशा रखते हुए भी वेक्टर नियम का पालन ना करे तो उसे हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं। तो इनकी यूनिक डायरेक्शन होती है। क्या होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जो परिमाण और दिशा रखते हुए सदिश नियमों का पालन नहीं करती, प्रदिश राशियां कहलाती हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टेंसर बोलते हैं। जैसे प्रतिबल, यानी आपको दाब भी यहाँ पे कह सकते हैं, प्रेशर, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता इत्यादि, इनकी यूनिक दिशा होती है। यानी कि प्रेशर की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जड़त्व आघूर्ण की भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इनकी एक तरह से कहा जाए यूनिक डायरेक्शन होती है। इनको हालांकि हम लोग किस में रखते हैं, अदिश राशि के श्रेणी में ही रखते हैं। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिक डायरेक्शन होती है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। उसीलिए हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि विद्युत धारा को भी प्रदिश राशि की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि प्रदिश राशि की ये डिफिनेशन है कि ऐसी भौतिक राशि जो परिमाण और दिशा के होते हुए वेक्टर के गणित के नियमों का पालन न करे वो प्रदिश राशि कहलाती थी। ये नहीं करती है तो विद्युत धारा को हम प्रदिश राशि की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई सवाल आता है और उसमें 4 विकल्प देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रदिश राशि है, और उस विकल्प में अगर विद्युत धारा दिया है तो आपका सही ऑप्शन जो है विद्युत धारा ही होगा। अगर विद्युत धारा नहीं दिया तो कोई और दिया होगा, ठीक है ना। या ये दे सकता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो वहां पर भी विद्युत धारा ही सही होगा अगर प्रदिश का नाम नहीं लिया है। तो ये सारी चीजें जो हमने नाम लिया है ये सब भी अदिश राशि की श्रेणी में आ सकती हैं अगर वहां प्रदिश नाम नहीं लिया है तो विद्युत धारा को भी प्रदिश राशि की श्रेणी में रखा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न में दिया है विकल्प में कि निम्न में से कौन सी प्रदिश राशि है
और उस विकल्प में ये है तो हम इस पे भी चिन्ह यही करेक्ट माना जाएगा। प्रतिबल, दाब, जड़त्व, आघूर्ण, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता दिया है तो ये सारी चीजें सही मानी जाएंगी। प्रदिश जो है, राशि जो है, ये एक तरह से किसी सदिश भौतिक राशि के साथ क्रिया करके उसका परिमाण भी बदल सकती है, दिशा भी बदल सकती है और यहाँ तक कि उसकी प्रकृति भी बदल सकती है। तो इसका हम लोग डिटेल अध्ययन तो यहाँ नहीं करेंगे, बस एक जानकारी है कि प्रदिश राशि किसी सदिश भौतिक राशि के साथ अगर क्रिया करे तो परिमाण भी चेंज कर सकती है, दिशा भी चेंज कर सकती है और साथ ही साथ उसका प्रकृति भी बदल सकती है। ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं सदिश राशियों का निरूपण कैसे करेंगे। अब हम लोग डिटेल में ही सदिश राशियों को आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। सदिश राशियों का निरूपण बात करते हैं, सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है। सदिशों का निरूपण कैसे किया जा सकता है और किसी सदिश के मापांक को किसे कहते हैं। सदिश का मापांक यानी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात आती है सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सदिशों का निरूपण करने के लिए एक सरल रेखा द्वारा निरूपण किया जाता है। सदिशों का निरूपण एक सरल रेखा द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता है, सरल रेखा द्वारा किया जाता है, जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है ना। और सरल रेखा की जो लंबाई होती है उस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है और वो तीर का जो निशान होता है वो उसकी दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है ना। तो सदिश राशियों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है, लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमने एक सरल रेखा खींचा, एक पर हमने तीर का निशान लगा दिया, तो इसकी जो लंबाई है वो किसको बता रही है, परिमाण को, और तीर किसको बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है। कहने का मतलब है कि सदिश राशि का जो परिमाण होता है वो सदिश की लंबाई के समानुपाती होता है। सदिश राशि का परिमाण जो होता है वो सदिश राशि के लंबाई के समानुपाती होता है। और किसी सदिश राशि का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसको हम लोग पूंछ या अंग्रेजी में टेल कहते हैं, और जो अंतिम बिंदु होता है उसको हम लोग शीर्ष या हेड कहते हैं। किसी सदिश राशि का प्रारंभिक बिंदु पूंछ या टेल कहलाता, अंतिम बिंदु शीर्ष या इसको हम लोग अंग्रेजी में हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड कहलाता है। अब जैसे सपोज करिए हम एक कोई फोर्स है, फोर्स हमने अभी उदाहरण में बताया था क्या था, सदिश राशि है ना। तो सदिश राशि को देखिए एक फोर्स है जो ए से बी के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप इस फोर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सदिश ए बी, या आप उसके ऊपर तीर का निशान लगा सकते हैं। सदिश ना लिख करके ऊपर इस तरह का तीर का निशान लगा दो, सदिश ना लिख करके ऊपर क्या कर दो, तीर का निशान लगा दो, और इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बता रहा है, फोर्स। तो ये देखिए ऊपर तीर का निशान जो है ये सदिश का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने इसको लिख दिया तो ये बताएगा फोर्स का परिमाण, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने तीर का निशान लगा दिया जाए तो ये बताएगा इसको सदिश। तो ये सदिश राशि है। और सिर्फ जो है अगर हम यफ लिखे हैं तो ये बताएगा कि ये बल के परिमाण को बताएगा, 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी होगा। लेकिन जैसे ही ऊपर हम तीर लगा देते हैं ये सदिश बन गया, यानी कि ये सदिश राशि को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए भौतिक राशि को जिस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर तीर का निशान लगा करके प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो आप इसी चीज को चाहे तो सदिश ए बी लिखिए, या ए बी के ऊपर तीर का निशान लिखिए, या एफ लिखकर ऊपर तीर का निशान लिखिए। ठीक है ना। अगर इसकी डायरेक्शन आप बदल सकते हैं, यानी कि बी से ए की तरफ हो जाएगा। अगर इस तरह से हो गया, मान लीजिए इधर बी है और इधर ए है, तो आप इसको बी ए करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक। अब सदिश का मापांक जिसको मॉडुलस ऑफ द वेक्टर होता है, ये
कहने का मतलब है कि सदिश राशि के परिमाण को कैसे व्यक्त किया जाता है, सदिश राशि के परिमाण मैग्नीट्यूड को कैसे व्यक्त किया जाता है, उसी को कहा था सदिश का मापांक। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए कि किसी सदिश का जो मापांक होता है, मॉडुलस होता है, और या कह लीजिए उसी को हम लोग परिमाण कहते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी सदिश ए के, मतलब ये सदिश है, ऊपर तीर का निशान लगाया है, तो सदिश ए के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धन संख्या को सदिश का मापांक कहते हैं, ठीक है ना। इसे ये या इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच रख करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच हो गया तो ये क्या हो गया, मापांक हो गया। इसके अंदर की अगर कोई निगेटिव भी चीज रखी है तो वो बाहर आके पॉजिटिव ही बताएगी, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से भी व्यक्त करते हैं या इस तरह से भी व्यक्त किया जाता है। ये इसको यानी वेक्टर, कोई वेक्टर राशि ए है, सदिश ए है, तो इसको हम लोग ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, परिमाण, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो जहां पे जो एन कैप है वो वेक्टर ए का क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। इस सदिश राशि की क्या बता रहा है, दिशा रहा। यहाँ जो एन कैप है वो सदिश ए की दिशा व्यक्त करता है, सदिश ए की क्या व्यक्त करता है, दिशा व्यक्त करता है, ठीक है ना। सदिश ए की क्या व्यक्त करता है, दिशा। देखिए सदिश ए कहें या हम सिर्फ इसको कह दें, खुद ही सदिश हो गया, ठीक है ना। तो या सदिश ए कहें या ऊपर तीर का निशान लगा करके कहें, जैसे ये सदिश ए, तो इसको ऐसे भी व्यक्त करते हैं। ये जो एन कैफ है ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एन कैफ सदिश ए की दिशा व्यक्त करता है, और इसे हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको एकांक वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया जाता है किसी भौतिक राशि, सदिश राशि की दिशा व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है। जैसे अगर 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसमें से, यानी कि अगर ये पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाए कि किसी सदिश का परिमाण हो सकता है, तो उस 4 विकल्प में 3 नेगेटिव दे रखे हो मान और 1 पॉजिटिव दे रखा हो, तो हम क्या सही करेंगे, जो पॉजिटिव हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण हो सकता है, जैसे कह दे -6 न्यूटन, -4 न्यूटन, -3 न्यूटन और +2 न्यूटन, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब चलिए इसी पे एक सवाल लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। सदिश राशियों का निरूपण हम लोग जान गए कि सरल रेखा द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे एक सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। अगर एक चीज और इसमें हम लोग पढ़ ले सकते हैं कि द्विविमीय, अगर किसी प्लेन में अगर सदिश को दिखाना हो, कि डायरेक्शन दिखाना हो, ठीक है ना। और जैसे हम लोग जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब ये पूंछ हो गया, उसका टेल हो गया। तो एक डायरेक्शन ये हो गया जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, एक डायरेक्शन ये हो गया जिसको हम लोग साउथ कहते हैं, एक डायरेक्शन ये हो गया जिसको नॉर्थ बोलते, एक डायरेक्शन ये हो जाएगा जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इस वाली डायरेक्शन को हम बताना है तो हम लोग क्या बताएंगे, इस डायरेक्शन को बताना है तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी NE। यानी हम इधर गए तो नॉर्थ डायरेक्शन में गए, किधर से गए, ईस्ट से गए। और इस डायरेक्शन को अगर हमें बताना है तो हम क्या बताएंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आए, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आए। तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, सॉरी। और ये वाली डायरेक्शन अगर हमें बताना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह से हम लोग जो है इसको मूल मान लेंगे कि हमने साउथ से डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट बोलेंगे इसको। और यही वाली ये डायरेक्शन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो मूल डायरेक्शन होती है उसको पहले लिख सकते हैं साउथ ईस्ट,
क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट। और ये कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। ये मान लीजिए बीच में है ना, तो 45 डिग्री, ये भी 45, ये 45 डिग्री पर होता है। जैसे अगर हम कहें कि ये वाली डायरेक्शन अगर हम कहें ये मान लीजिए 30 डिग्री पर, और इसको हमें दिखाना, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कहने का मतलब है कि 30 डिग्री उत्तर की दिशा में पूर्व से, यानी कि 30 डिग्री पूर्व से उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आते हैं 60 डिग्री पर, यहाँ तो हम कहाँ से इधर आ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नहीं, वेस्ट में गए ना, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी हम नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में गए, कितना डिग्री गए, 60 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री पूर्व की, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में। तो हम जिस दिशा में गए हैं उसको बाद में लिखेंगे, किस दिशा में गए हैं, और किस दिशा से गए उसको पहले लिखेंगे। तो हम उत्तर से कितना डिग्री, 60 डिग्री किधर गए हैं, पश्चिम की दिशा। तो इस तरह से द्विविमीय दिशा में डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है एक सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि ड्रा करना है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। किधर लग रहा है, दक्षिण से पूर्व की ओर। यानी कि एक सवाल है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है 37 डिग्री पर। न्यूटन का बल जो है वो 37 डिग्री पर किधर से किधर लग रहा है, ठीक है ना। किधर से लग रहा है, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर लग रहा है। इसको हम लोग वेक्टर के रूप में निरूपित करेंगे। किसके रूप में, वेक्टर के रूप। पहले हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, या अगर हमें सिंपली ये पूछा जाए कि 5 न्यूटन का फोर्स पूर्व की दिशा में लग रहा है, एक सवाल ऐसे सिंपली ले रहे हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स इसके डायरेक्शन पूर्व की दिशा में लग रहा है। तो अब इसको तो हमें वेक्टर निरूपण करना है, तो हमें क्या करना है, एक सरल रेखा खींचना है। अब बात ये होती है जिसके एक सिरे पर तीर लगाना, एक पूंछ है शीर्ष है, तो इसे हम इसकी लंबाई परिमाण को न्यूटन में बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक स्केल के माध्यम से कि हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो 1 न्यूटन होता है, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन होगा। तो हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे जो 5 न्यूटन को बताएगा। ये क्या 5 न्यूटन को बताएगा ये, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये देखिए सिर, ये हो गया आपकी पूंछ, ये हो गया शीर्ष। तो हमने कहा था पूर्व की डायरेक्शन में, तो ये पूर्व हो गया, दिशा हो गई, ठीक है ना। और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से वो कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल जो है 37 डिग्री पर दक्षिण से पूर्व की ओर लग रहा है, इसको खींचना है। तो ये जो है हम पूंछ मान लेते हैं ओरिजिन एक तरह से, इसका क्या है, टेल है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का कहने का मतलब वही हम मान लेंगे स्केल की 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5। तो हम 5 सेंटीमीटर की रेखा, लंबाई की रेखा खींचेंगे, लेकिन कहाँ से, 37 डिग्री। कहाँ से, ये साउथ डायरेक्शन, साउथ से 37 डिग्री पर खींचेंगे, साउथ से 37 डिग्री पर, किस डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में।
तो ये इधर जाएंगे तो ये पूर्व ना आएगा, तो ये साउथ ईस्ट हो गया कि नहीं, ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है ना। इसे एक तरह से आप लोग क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट कहना, साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यहाँ पे तीर लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन, यहाँ पे लिख देंगे साउथ ईस्ट, ठीक है ना। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो आप एक स्केल मान लेंगे, क्योंकि हमें किसी रेखा की लंबाई है तो उसको हम लोग मीटर में ही बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को उसमें चेंज कर लेंगे स्केल के माध्यम से, और उतने सेंटीमीटर लंबाई का हम एक सरल रेखा खींच करके और जिस डायरेक्शन की तरफ ले जाना उधर तीर लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आप लगा सकते हैं, जैसे कि कोई चीज है जो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है 30 डिग्री पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी यहीं पे कहा जाए। दूसरा सवाल है कि 2 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई गाड़ी जा रही है और वो 30 डिग्री पर जा रही है, और कहाँ से जा रही है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, एक तरह से कहा जाए कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यानी कि ये कहने का मतलब है कि उत्तर से पश्चिम की तरफ। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो हम पहले खींच लेंगे भाई, उत्तर से पश्चिम की जा रही है 30 डिग्री पर, कितना, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो इसको हमें वेक्टर के रूप में निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। और कहाँ है, नॉर्थ से किस तरफ जा रही है, पश्चिम की दिशा में, नॉर्थ से साउथ वेस्ट की दिशा में। तो इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे सदिशों का टाइप्स क्या, मतलब वेक्टर के प्रकार पढ़ा जाएगा। वेक्टरों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग ध्रुवीय वेक्टर कहते हैं, अक्षीय वेक्टर कहते हैं। तो कौन कौन से ध्रुव के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन अक्षीय वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। फिर वेक्टरों के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को उसके समानांतर अगर विस्थापित कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं आता है। किसी वेक्टर को 360 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया जाए तो उसके डायरेक्शन और परिमाण में कोई अंतर नहीं आता। और 2 सदिशों के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।